So hello and welcome. So welcome to Pathfinder चैनल दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज इकोलॉजिकल निश एंड सक्सेशन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना। थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया से सब कुछ समझ आएगा। बस जुड़े रहिए, एंड तक देखिए। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आपको सब कुछ समझ आना वही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आपको कुछ और बातें बता दूं। अनअकैडमी जैसा आप जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज वगैरह भी मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो इनके द्वारा बनाया गया सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मीन्स दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसके सिवा अब तक 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में अक्रॉस इंडिया मेंटर किया है। तो दोस्तों आप मेरे से इस प्रोफाइल पे भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की प्रोफाइल है ये मेरी। तो यहाँ पर जुड़ेंगे तो मेरे द्वारा बनाया गया बहुत सारा फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, मैंने सब कुछ पढ़ा ही है, आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी में 16,000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज दो फॉर्म में उपलब्ध हैं, प्लस और आइकनिक। प्लस कोर्सेज में आपको अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। आइकनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है और मेंस टेस्ट सीरीज की भी एनालिसिस मिलती है एंड इवैल्यूएशन मिलती है। तो आप आंसर लिखेंगे जो कि इवैल्यूएट होकर आपको वापस मिलेगी। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आप KC10 कोड अगर आप देखें तो ये आपको मेरा कोड है, जिसके माध्यम से आपको 10% ऑफ भी मिलता है और साथ ही साथ आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलती है। तो दोस्तों इसकी अगर कॉस्ट देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन की है 1 साल की 44,550 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए आफ्टर यूजिंग दी कोड KC10। वहीं दोस्तों अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो इसकी 1 साल की कॉस्ट है 7,050 रुपीज, 3 साल की 1,38,375 रुपए आफ्टर यूजिंग दी कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी है, जिसमें आप देख सकते हैं KC10 कोड के बाद कुछ ऐसे प्राइसेस हैं। 10% ऑफ मिलेगा और मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। वहीं दोस्तों ऑप्शनल कॉम्बो भी है, जिसमें जीएस एंड ऑप्शनल दोनों अवेलेबल हो जाती है। प्लस सब्सक्रिप्शन है, जीएस की भी प्लस, ऑप्शनल की भी प्लस, आफ्टर यूजिंग दी कोड KC10, यानी 10% डिस्काउंट के बाद कॉस्ट होती है 1 साल की 70,103 और 3 साल की 1,21,200 रुपए। बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज हैं। पाथ फाइंडर आप देख सकते हैं, इम्पल्स भी देख सकते हैं, राइज भी देख सकते हैं। तो अनअकैडमी पाथ फाइंडर महिपाल सर की लीडरशिप में कराई जा रही है, तो इसको जरूर एनरोल करें। 13 मार्च से हमने स्टार्ट किया है। आप KC10 से टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे नए बैचेस हैं, 17 मार्च से स्टार्ट हुए हैं, तो ज़रूर देखें और ज़रूर इसका पार्ट बने। इसके सिवा अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि जल्दी आने वाली है 21 मार्च को, यानी आज आप देख रहे हो तो 21 मार्च को आज आपको दिखेगी सुबह 11 बजे। आज ज़रूर दीजिएगा KC10 से इस फ्री टेस्ट को अनलॉक करें। 4 करोड़ से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप प्राइजेस आपके पास अवेलेबल हैं। दोस्तों आज जो कंसेप्ट है दिस इज इकोलॉजिकल निश। तो दोस्तों अगर आप ये कंसेप्ट देखें इकोलॉजिकल निश की, तो ये वो सब कुछ है किसी स्पीशीज के बारे में जो इसे वो बनाती है। आप देखेंगे सर ये क्या मुहावरा बोल रहे हो। इन शॉर्ट इकोलॉजिकल निश आप अगर देखो तो अगर दिस इज दी फंक्शनल रोल एंड पोजीशन कोई स्पीशीज की उस इकोसिस्टम में क्या है, वो सब मिलके बनती है उसकी इकोलॉजिकल निश। अभी भी समझ नहीं आया, फिर समझिए। इकोलॉजिकल निश वो सब कुछ है, बायोटिक, एबायोटिक इंटरैक्शन जो भी हो रही है किसी स्पीशीज की, वो सारी इंटरैक्शन उस स्पीशीज की उसके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो हो रही है उस एनवायरनमेंट में, वो कहलाती है उसकी इकोलॉजिकल निश। अब एग्जाम्पल से दूंगे तो अब आप जरूर समझेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे समझिए, एक पेड़ है, ये पेड़ आप देख सकते हैं, बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा है। हुआ यूं, एक कहानी सुनिए। इस पेड़ में एक साथ 3 पंछी आए, लगभग तीनों के तीनों एक जैसे थे। इस 3 पंछी को इस पेड़ में आके घर बसाना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थे, तीनों के तीनों पंछी इस टॉप पार्ट ऑफ पेड़ में ही रह सकते थे, जो आप देख पा रहे हैं। तो तीनों पंछी में क्या हुआ, आपस में हो गया कंपटीशन कि कौन इस टॉप वाले पार्ट ऑफ पेड़ में रहेगा। 3 अलग अलग प्रकार के चिड़िया हैं ये, तीनों को चाहिए थे ऊपर के पार्ट में जो मीठे फल उस पे लग रहे हैं वो उससे खाना था। फिर क्या हुआ, ओवर टाइम कंपटीशन हुआ,
तो उस कंपटीशन के दौरान कुछ स्पेशलिटीज, कुछ अडेप्टेशन होने शुरू हुए जनरेशन दर जनरेशन। तो ओवर टाइम हुआ यूं कि ये पंछी बोली मैं टॉप के पेड़ में जो फल लगते हैं वो खा लूंगी, दूसरी पंछी बोली ये जो बीच वाला पार्ट ऑफ पेड़ है इसमें कुछ कीड़े होते हैं मैं वो खा लूंगी, ये तीसरी वाली पंछी बोली ये जो नीचे वाला पार्ट ऑफ पेड़ है यहां पे कुछ पत्ते हैं जो ये खा सकती है। तो ये क्या हुआ, तीनों के तीनों पंछी अब सेम पेड़ में रह तो रहे, सेम पेड़ में रह रहे हैं, लेकिन इनकी फीडिंग हैबिट क्या है, अब अलग अलग है। माइक्रो हैबिटेट, उसी पेड़ में रहते हैं लेकिन एक ऊपर वाले पार्ट ऑफ पेड़ में है, एक बीच वाले पार्ट ऑफ पेड़ में है और एक नीचे वाले पार्ट ऑफ पेड़ में है। तो इकोलॉजिकल निश वो सब कुछ है किसी स्पीशीज की, उसकी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ सब कुछ वो स्पीशीज को जो वो बनाए वो है इकोलॉजिकल निश। यानी कि कोई स्पीशीज कहां रहता है, क्या खाता है, कैसे रिप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो कैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे टेम्परेचर में रहता है, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसी सैलिनिटी है, कैसा टेम्परेचर है, वो सब मिल के बनता है उसका निश। तो निश क्या है, कंप्लीट लेखा जोखा उस ऑर्गेनिज्म का जो उसे वो बना दे। यानी वो सब कुछ बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, उन सब के साथ उस स्पीशीज का जो इंटरैक्शन है उसका अगर मैं कच्चा चिट्ठा बनाऊं तो वो कहलाएगा उसका निश। तो याद रखिएगा कभी भी किसी दो स्पीशीज का निश सेम नहीं हो सकता। आपने देखा ये तीन पंछी आए थे, सेम निश लेके आए, क्या हुआ, तीनों में हुई कंपटीशन और कंपटीशन के बाद तीनों के तीनों अपना सेपरेट सेपरेट इकोलॉजिकल निश बना लिए, एडेप्टेशन के बाद फीडिंग हैबिट बदल दिए, माइक्रो हैबिटेट बदल दिए। तो अब हम देखेंगे इसी कंसेप्ट को टेक्निकल शब्दों में कैसे लिखा जाता है। वैसे यूपीएससी आपसे डेफिनेशन खास नहीं पूछती है, इकोलॉजिकल निश पूछ चुकी है प्रीलिम्स में। सुनिए अब, तो इकोलॉजिकल निश इज द फंक्शनल रोल एंड पोजीशन, फंक्शनल रोल एंड पोजीशन कोई भी स्पीशीज का उसके इकोसिस्टम में। क्या बोल रहे हो सर अरबी में, हिंदी में बोलो। तो फंक्शनल रोल समझो, पोजीशन समझो। फंक्शनल रोल का मतलब वो स्पीशीज अपना खाना कैसे जुगाड़ता है, वो स्पीशीज कैसे सरवाइव करता है और कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सब मिलके कहलाता है उसका फंक्शनल रोल। पोजीशन क्या हो गया, माइक्रो हैबिटेट कहां है, कहां एग्जैक्टली रह रहा है भैया, पेड़ में तो है लेकिन माइक्रो हैबिटेट तीनों का अलग अलग है। तो ये सब मिल के कहलाता है उसका इकोलॉजिकल निश। उसी को समराइज करें तो कोई भी स्पीशीज का निश वो सारे इंटरैक्शंस वो स्पीशीज जो अपने बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ करे वो सब मिल के बनती है उस स्पीशीज की इकोलॉजिकल निश। तो टाइप्स ऑफ निश आपको मैंने बता दिया, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, हैबिटेट निश, फूड निश, रिप्रोडक्टिव निश, फिजिकल एंड केमिकल निश, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो नेचर में आप अगर देखें तो कई स्पीशीज सेम हैबिटेट तो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तीनों के तीनों चिड़िया सेम पेड़ पे रह रहे हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। एक फल खाता है, एक कीड़ा खाता है, एक पत्ते खाता है, तो तीनों का फंक्शन अलग अलग है, ट्रॉफिक लेवल में अलग अलग है। एक हर्बीवोर है तो दूसरा क्या है, इंसेक्ट खाता है, इंसेक्टिवोर है या कार्निवोर अगर सिंपल शब्दों में रखे तो कुछ वैसा है। तो ट्रॉफिक लेवल में भी अलग अलग लेवल पे है, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो याद रखिएगा एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। क्या कहती है ये लॉ, आइए ध्यान से सुनिए। कोई भी दो स्पीशीज सेम निश कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। नो टू स्पीशीज विल ऑक्यूपाई द सेम निश एट द सेम टाइम और एंड compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। अगर ऐसा होता है, पिछले एग्जांपल में आपने देखा तीनों पंछी आए थे, सेम निश ऑक्यूपाई किए, क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, ओवर टाइम एडेप्टेशन हुई एंड सब के सब पंछी अगर आप देखो
तो अलग अलग लेवल पे जाने शुरू हो गए। तो ये क्या था, कुछ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो इसमें आप देखिए तो ये लॉ क्या कहती है कि कोई भी स्पीशीज सेम निश लंबे देर तक ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो ओवर टाइम एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खदेड़ देगा और भगा देगा उस लोकेशन से, या फिर क्या हो सकता है कि दूसरा स्पीशीज कुछ एडेप्टेशन कर ले और उसी रीजन में कुछ नया निश बना के ऑक्यूपाई करना शुरू कर दे। जैसे यहां पे बाकी चिड़िया ने क्या किया, एक ने फल खाना शुरू कर दिया, एक ने कीड़ा खाना शुरू कर दिया, सॉरी एक ने पत्ते खाना शुरू कर दिया, एक ने कीड़ा खाना शुरू कर दिया हमारे इस एग्जाम्पल के अनुसार। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन सिंपल भाषा में। और एक एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए ये है अपना यूके का मैप, ये टाइम है 1945, ये टाइम है 2010। तो 1945 में आप देखें तो इतने पार्ट में जो रेड कलर से आप देख रहे हैं वो रेड स्क्विरल थी, जो ग्रे कलर से आप देख रहे हैं ग्रे स्क्विरल थी, गिलहरी, एक रेड वाली एक ग्रे वाली, यूरेशियन रेड स्क्विरल, ईस्टर्न ग्रे स्क्विरल। लगभग दोनों का खाने पीने का हैबिट सेम है, रिप्रोडक्टिव हैबिट सेम है, तो ओवरऑल लगभग दोनों सेम निश ऑक्यूपाई करते हैं। दोनों के दोनों इंग्लैंड में आए, यूके में आए, क्या हुआ, सेम निश ऑक्यूपाई करना शुरू, तो लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन लगेगा। क्या होगा ओवर टाइम, ये देखिए ग्रे स्क्विरल अब फैलना शुरू कर चुकी है, फैलना शुरू कर चुकी है, और 2010 आते आते लगभग यूके का नीचे का जितना भी पार्ट है आप देख सकते हो, इंग्लैंड वगैरह का जितना भी पार्ट है, वेल्स वगैरह सब खा गए। स्कॉटलैंड में अभी भी फिर भी थोड़ी सी रेड स्क्विरल है, ग्रे स्क्विरल भी आपको दिखेगी, और आयरलैंड देखें अगर आप तो यहां भी अब ग्रे स्क्विरल आनी शुरू हो गई है, पहले नहीं थी। तो क्या किया ग्रे स्क्विरल ने, ग्रे स्क्विरल ने ओवर टाइम रेड स्क्विरल को खदेड़ के उसका निश ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। तो एक और कहानी याद रखिएगा, सिर्फ 50 साल की कहानी है ये आपको जो मैंने दिखाया। जितनी ज्यादा निश डाइवर्सिटी होगी किसी इकोसिस्टम में, जितने ज्यादा निश होंगे उस इकोसिस्टम में, वो इकोसिस्टम उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। क्या कहना चाहते हैं, देखिए जितनी ज्यादा निश, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको कल मैंने कंसेप्ट बताया था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई है किसी इकोसिस्टम की, अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम की हाई है और उसमें अगर मान लीजिए सिर्फ 2 इकोलॉजिकल निश है, तो इस इकोसिस्टम की जो एनर्जी जा रही है बस 2 ही पाथ से जा रही है। मान लीजिए सेम यहां पे अपने पास 4 स्पीशीज रह रहे हैं, यानी 4 निश यहां पे डेवलप हो चुके हैं। तो मतलब क्या है, 4 पैसेजेस हैं एनर्जी के, यानी कि ज्यादा एफिशिएंटली इस इकोसिस्टम की एनर्जी कौन यूज कर रहा होगा, 2 वाला या 4 वाला। जाहिर सी बात है ये 4 वाला करेगा ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा एफिशिएंटली, उतना एफिशिएंटली उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएगा। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ निशेस ज्यादा है, तो फूड वेब कैसे होते जाएंगे। फूड वेब की अगर मैं बात करूं तो एक फूड वेब आप देखिए यहां पे है कुछ ऐसी, एक स्पीशीज ए बी सी, कुछ एक ऐसी फूड वेब बन रही है, वहीं दूसरी एक कॉम्प्लिकेटेड सी फूड वेब है। नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पीशीज यहां पे बहुत ज्यादा है, और ये फूड वेब अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार से बन रही है जिसमें कि अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए यहां पे एक जीव लाइक, पहले ये भी बना देता हूं, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाएं, नंबर ऑफ फूड वेब्स बढ़ा दें, ठीक है। ठीक, तो अब ये सारे के सारे सबसे कनेक्टेड से एक फूड वेब बन रहा है।
अब मुझे बताइए, इस फूड वेब में अगर स्पीशीज ए मर जाता है, इस इकोसिस्टम में इतने ही स्पीशीज थे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर था, यही मर गया, उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे सनफ्लावर मर गया तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा फूड वेब खत्म हो गया। ये फूड वेब पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसे ही कुछ जैसा दूसरा एग्जांपल था, कुछ वैसा ही फूड वेब है, एक दो नहीं, न जाने कितने सारे कनेक्शंस हैं। एक आध स्पीशीज मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्टरनेट पैसेजवेज हैं एनर्जी को पास ऑन होने के लिए, तो इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। बाकी स्पीशीज के पास खाना यहां से नहीं तो कहीं और से आ जाएगा। अगर ऊपर में एक मान लीजिए टाइगर है, वहां पे डियर मर गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो सांबर से खाना खा लेगा, सांबर अपना वाला सांबर नहीं, और एक जो प्रकार है सांबर जानवर का, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो सांबर से खा सकता है। सांबर को भी कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, टाइगर हो सकता है कोई और हर्बीवोर खा लेगा, कोई और अंगुलेट वहां मौजूद है उसे खा लेगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इकोलॉजिकल निश कॉम्प्लेक्स है तो फूड वेब क्या, अगर इकोलॉजिकल निश मल्टीपल है तो फूड वेब बहुत स्टेबल होगा, तो वो इकोसिस्टम बहुत स्टेबल होगी। इकोलॉजिकल निश दो प्रकार के हो सकते हैं, फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश। तो आइए इनके क्या अंतर है पहले इसे समझते हैं। तो फंडामेंटल निश अगर आप देखें तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये कोई भी स्पीशीज का थ्योरेटिकल कंडीशंस में क्या निश होगा उसको कहते हैं फंडामेंटल निश। रियलाइज्ड निश है, रियल लाइफ सिनेरियो में वो स्पीशीज का क्या निश हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखें तो दो बर्नैकल्स हैं, तो ये दो बर्नैकल अगर आप देखें, बर्नैकल क्या है छोड़ दीजिए, एक प्रकार का स्पीशीज होता है, कुछ इस प्रकार का आप देखोगे ना, क्रैब वाली प्रजाति का ही स्पीशीज होता है, जाके चिपक जाता है कुछ इस प्रकार से, जैसा आप यहां पे देख रहे हो इस इमेज में, इसको कहते हैं बर्नैकल। ये हाई टाइड और लो टाइड के बीच वाले लेयर में रहता है। तो दो प्रकार के बर्नैकल हैं, एक अगर आप देखें तो ये ब्लू कलर वाला, एक ये है देखिए ब्राउन कलर वाला, ये और ये। तो बुक वाले कंडीशंस में, थ्योरेटिकल कंडीशंस में ब्लू वाला बर्नैकल भी कंप्लीट हाई टाइड से लो टाइड वाले रीजन में रह सकता है, यार थोड़ा खींच दीजिए। ब्राउन वाला बर्नैकल भी कंप्लीट हाई टाइड से लो टाइड वाले रीजन में रह सकता है। लेकिन आप अगर देखें, अगर ये दोनों बर्नैकल एक जगह पे एक साथ आ जाए तो इनमें होती है कंपटीशन, और उस कंपटीशन के बाद एक्चुअल में ब्राउन वाला बर्नैकल बस इतने से रीजन में रहता है, और ब्लू वाला बर्नैकल आप देखें तो इस डेप्थ से इस लो टाइड वाले डेप्थ पे पाया जाता है। तो ये क्या है, ये रियल सिनेरियो में आफ्टर द कंपटीशन ब्लू वाला ब्राउन वाले का जो निश है उसे क्या कहेंगे, रियलाइज्ड निश। ये जो थ्योरेटिकल कंडीशन में दोनों अलग अलग रहे तो क्या निश होता, इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल निश। तो इंटायर रेंज ऑफ कंडीशंस जिसमें स्पीशीज रहे दैट इज फंडामेंटल निश। एक्चुअल कंडीशंस में वो निश कितना बचेगा, यूजुअली आफ्टर कंपटीशन, उसको क्या कहेंगे, रियलाइज्ड निश। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आज का, इकोलॉजिकल सक्सेशन हम कल भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज भी हम बस इसका कंसेप्ट समझने वाले हैं आज की क्लास में। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंडोनेशिया, याद है आपको इंडोनेशिया कैसा है, कुछ ऐसे आइलैंड आर्क्स है कि नहीं। अब ये जो आइलैंड आर्क्स हैं ये कैसे बने हैं, तो ऐसे इंडियन ओशन में आप देखोगे ओशनिक मार्जिन था, वो क्या हुआ, सबडक्ट किया, किसमें, बर्मीज प्लेट में, बर्मीज माइक्रो प्लेट में सबडक्ट किया। सबडक्शन से क्या हुआ, इंडियन ओशन भारी वाला मेल्ट किया तो यहां पे हुई ज्वालामुखी वॉल्केनिज्म। तो जब हुई वॉल्केनिज्म तो उससे क्या हुआ, कई सालों साल तक वॉल्केनिज्म होती रही, अभी भी चल रही है जो कि, और इस सीक्वेंस में जो वॉल्केनिज्म हुई तो यहां पे एक लाइन से आपको आइलैंड आर्क्स दिखने शुरू हो गए। तो क्या मिले आपको इस इलाके में, आइलैंड आर्क्स, जो कि आज क्या है, इंडोनेशिया है। लेकिन आज आप देखोगे इंडोनेशिया में क्या दिखता है,
घने जंगल, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट दिखते हैं आपको। अब सवाल उठता है दोस्तों, ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्या रातों रात आ गए? नहीं, जाहिर सी बात है रातों रात नहीं आए, क्योंकि जब ये आइलैंड बना था तब क्या था? वॉल्केनो, लावा, लावा फ्लो हुआ, लावा जमती गई जमती गई जमती गई, और उसके जमने से क्या हुआ? आइलैंड्स बने, कुछ ऐसे ही। तो जब ये बने होंगे तो ये बेयर रॉक थे, है कि नहीं? बस लावा फ्लो हुई, बेयर रॉक थे। अब क्या हुआ? उसमें कुछ ऐसे स्पीशीज आए जो बहुत हार्डी स्पीशीज होते हैं, लाइक लाइकन, लाइक मॉस। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये लोग ना एक एंजाइम रिलीज करते हैं, याद है सैप्रोट्रॉफ? वैसे ही ये भी एक एंजाइम रिलीज करते हैं। उस एंजाइम से क्या होता है? जो भी नीचे रॉकी सरफेस है उसको वो लोग उस एंजाइम से तोड़ते हैं, रॉक को तोड़ते हैं, और तोड़ तोड़ के उससे जो भी न्यूट्रिशन मिल सकता है वो खींचना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले एक हार्डी स्पीशीज आए। ये हार्डी स्पीशीज का क्या मतलब हुआ? ये वो स्पीशीज हैं जो दुर्गम परिस्थिति में रहने के लिए रह सके, दुर्गम परिस्थिति में भी रह सके, उनको क्या कहेंगे? हार्डी स्पीशीज। तो ये जो आए, फॉर एग्जाम्पल मॉस, क्या किया? इस पत्थर के ऊपर आके बस गए और बस के पत्थर को तोड़ना शुरू किया। ओवर टाइम में डिकम्पोज होते गए, रॉक तोड़ते गए। उस रॉक में क्या होता गया होगा? तोड़ तोड़ के कुछ क्रैक्स बने होंगे। उस क्रैक्स में ऑर्गेनिक डेब्रीज, वो जो भी मरते होंगे जीव, ऑर्गेनिक मटेरियल के मॉस, वो उस गड्ढे में आके भरते जाते होंगे, भरते जाते होंगे। यहां तो मेरे पास मास्क ही है भरने के लिए, और तो क्या दिखाऊं मैं आपको। तो कुछ ऐसा होगा, भरते भरते इसमें क्या हो गया? ऑर्गेनिक पैचेस बनने लगे होंगे। इस पूरे मिट्टी में जगह जगह पे ऑर्गेनिक पैचेस होंगे। तो इन ऑर्गेनिक पैचेस में ओवर टाइम डिकम्पोज होके एक टॉप सॉइल का लेयर बन गया होगा। फिर क्या हुआ इंडोनेशिया में? ओवर टाइम यहां पे उस ऑर्गेनिक लेयर पे ग्रासेस ग्रो करने लगे। तो जो सबसे पहले स्पीशीज आए थे उनको क्या कहते हैं? पायोनियर स्पीशीज। पायोनियर यानी शुरुआत कर रहे हैं जो। पायोनियर, पायोनियर यानी शुरू जिनसे हुआ है कोई भी चीज, उनको क्या कहते हैं? पायोनियर कहते हैं। तो यहां पे वो कौन से स्पीशीज हैं जो कि शुरू किए हैं? तो वो भैया मॉस है। तो वो क्या है? पायोनियर स्पीशीज है। इससे पहले बेयर रॉक था, लेकिन सबसे पहले जो स्पीशीज आया, लिविंग फॉर्म आई, वो क्या आई? ये मॉस की आई। तो इनको कहेंगे पायोनियर स्पीशीज। ओवर टाइम यहां पे ग्रासेस ग्रो करने लगे उन ऑर्गेनिक पैचेस में, और आगे बढ़े तो ओवर टाइम यहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे आए जिनको हम कहेंगे श्रब। श्रब यानी कुछ छोटे छोटे पौधे होंगे। तुलसी के पौधे कैसा होता है? कुछ वैसा। तो तुलसी के पौधे जैसे श्रब ग्रो हुए, और ऑर्गेनिक मटेरियल रिच होने लगा, ऑर्गेनिक मटेरियल और जमा। तो ऑर्गेनिक लेयर उस रॉक में, ऊपर का जो सॉइल का लेयर है वो मोटा होता गया, मोटा होता गया। तो ओवर टाइम बड़े बड़े घने जंगल बने। तो ऐसे आया इंडोनेशिया में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं? सक्सेशन। तो प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन अ गिवन एरिया आर रिप्लेस्ड। यही हुआ था ना? रिप्लेस्ड और चेंज्ड इनटू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। रॉक्स, लाइकेंस एंड मॉस आए, उसके बाद साल में एक बार आने वाले छोटे छोटे वीड्स आए, उसके बाद पेरेनियल वीड, साल भर रहने वाले वीड्स, और कुछ ग्रासेस आए। ओवर टाइम श्रब्स आए, उसके बाद थोड़े छोटे छोटे वाले पेड़ आए इंटरमीडिएट, और लास्ट में आप देखो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आ गए। तो इंडोनेशिया की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। तो वो क्या था? सक्सेशन। तो प्रोसेस क्या है सक्सेशन में? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज। ऐसा नहीं है आज ज्वालामुखी फटी, कल अगले दिन आंख खुला, बड़े बड़े जंगल आ गए। ना भैया, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे में रिप्लेस होते जाती है, और हर चेंज के साथ क्या होता जा रहा है? एक नई नई कम्युनिटी आती जा रही है। और हर कम्युनिटी आप देखते जाओगे कैसी होती जाएगी? ज्यादा स्टेबल। इकोसिस्टम क्या होता जा रहा है? बेयर रॉक, बस लाइकेंस एंड मॉस है। आज कुछ हो, आज का आज लाइकेंस एंड मॉस हट जाएं, लेकिन लास्ट तक आते आते डेंसली फॉरेस्टेड जंगल बन गए, मल्टीपल इकोलॉजिकल निश बन गए, यानी इकोसिस्टम हाईली स्टेबल होने लगी। तो स्टेबल इकोसिस्टम बनता जाता है। हर
चेंज के साथ, हर इकोलॉजिकल सक्सेशन के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते जाते हो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, इकोसिस्टम मैच्योर होता जाता है, और आखिरी जो कम्युनिटी आती है जिसके बाद सक्सेशन होना रुक जाता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जो शुरुआत करे, क्लाइमेक्स यानी क्या होता है? मूवी का क्लाइमेक्स बहुत इंटरेस्टिंग था। क्लाइमेक्स मतलब लास्ट, फाइनल प्लॉट जहां पे अनरेवल हो रहा है, कहते हैं ना मूवी का क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो लास्ट में आए, वैसे ही जो स्टार्ट हो दैट इज, अरे उनके बारे में जानते हो, वो पायोनियर हैं इस फील्ड के, यानी उनसे शुरुआत हुई है। तो वैसे ही सक्सेशन की शुरुआत किससे हुई है? पायोनियर से। एंड किस पर हुई है? क्लाइमेक्स पे। अंग्रेजी लैंग्वेज का ही टर्म है, कुछ अलग नहीं है। पायोनियर का मतलब ही है शुरुआत करने वाला, क्लाइमेक्स का मतलब ही है चरम, अंत होने वाला। तो सेम नाम आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट प्लान टू कॉलोनाइज इज कॉल्ड एज पायोनियर कम्युनिटी। फाइनल स्टेज क्या होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये जो हर स्टेज है, स्टेज को कहते हैं सियर। सियर, SERE, सियर। एक सियर से दूसरे सियर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे। यहां भी क्या हो रहा है? सियर 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 बदलते जा रहे हैं। तो वही कहानी है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल है, मैच्योर है, कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग लास्टिंग है। हर स्टेज को क्या कहते हैं? पायनियर से क्लाइमेक्स के बीच में जो बीच के स्टेजेस आते हैं उनको कहते हैं सियर्स। अच्छा, एक कहानी जानिए। जो सक्सेशन है, ये शंकर IAS की बुक में लिखा है, तो वहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना है किसी भी कॉन्टिनेंट के बीच में सक्सेशन अगर आप देखें तो फास्ट होती है कंपेयर टू बाकी रीजन। कॉन्टिनेंट के बीच में सक्सेशन फास्ट होती है। उसके पीछे वो जो कहानी बताते हैं, कारण जो बताते हैं, वो कुछ ऐसा है। उनका कहना है कि जो बीच वाला पार्ट है कॉन्टिनेंट का, मान लीजिए यहां पे जो प्रिवेलिंग स्पीशीज है ये स्टेज 1 पे है, ये स्टेज 1 2 टीयर, यानी तो मान लीजिए ये वाले कोने में स्टेज 3 पे स्पीशीज है इस वक्त, जो इनका सक्सेशन है। यहां पे स्टेज 3 है, यहां पे स्टेज 4 है, यहां पे स्टेज 5 है, यहां पे कुछ स्टेज 6 है। तो उनका कहना है अगर कॉन्टिनेंट के बीच वाला भाग होगा तो यहां पे सक्सेशन बहुत फास्ट होगी। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण है कि यहां पे हर जगह से सीड्स आएंगे, कोई स्टेज 2 वाले, कोई स्टेज 3 वाले, कोई स्टेज 4, कोई स्टेज 5, कोई स्टेज 6। तो इस वजह से जैसे जैसे सीड्स आते जाएंगे, तुरंत स्टेज 3 के सीड्स आ गए तो तुरंत स्टेज 3 पे पहुंचेगा। 3 जाके जैसे ही माहौल बन गया 3 के अनुसार का, ऑर्गेनिक पैचेस बन गए, तो स्टेज 4 आते ही अब घास भी यहां पर उग जाएगी। घास आ गई और फर्दर सॉइल टूटना शुरू हुआ। यहां पे श्रब्स मौजूद थे, तो अब यहां पे श्रब्स वाले सीड्स भी पॉलिनेट होके तुरंत पहुंच जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होके तुरंत पहुंच जाएंगे। तो श्रब्स वाले स्टेज भी यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। श्रब्स के बाद यहाँ पे तो भैया बड़े बड़े पेड़ थे, तो ये बड़े पेड़ का भी सीड तुरंत उड़ के आ जाएगा और तुरंत यहाँ पे स्टेज 6 भी आ जाएगी। तो यही कहना है उनका कि अगर कोई कॉन्टिनेंट के बीच में है, लार्ज कॉन्टिनेंट के, तो यहां पे सक्सेशन फास्टर होगी। तो सक्सेशन अगर आप देखें तो ये जो होती है तो आपको फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेगी। नंबर 1, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सक्सेशन होते जाता है नंबर ऑफ इकोलॉजिकल निशेस बढ़ते जाते हैं। जितनी ज्यादा निशेस बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिवली एनर्जी जो उस इकोसिस्टम की है वो उतने मल्टीपल पाथवेज के थ्रू एब्जॉर्ब होती जा रही है, उतने मल्टीपल पाथवेज से ट्रैवर्स कर रही है, तो उतने मल्टीपल पाथवेज से एनर्जी गुजर रही है, तो उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। अगर उतने ज्यादा पाथवेज होंगे तो उतने ज्यादा फूड वेब्स होंगे, तो इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा, डाइवर्स भी होता जाएगा और स्टेबल भी होता जाएगा। जैसे जैसे आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ चलते जाओगे इकोसिस्टम स्टेबल भी होता जाएगा। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिजर्वॉयर, पहले बेयर रॉक से कुछ मिनरल्स किसने खींचा? पायोनियर स्पीशीज ने। अब ओवर टाइम डिकम्पोजर्स भी आए और भी चीजें आई, थोड़ा और मिनरल खींचा, टॉप सॉइल में पहुंचा। ग्रासेस आए, रॉक को और तोड़ा और ऑर्गेनिक पैचेस बने,
तो रिजर्वायर में आप अगर देखो तो ओवर टाइम सॉइल क्या होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली सॉइल में पहुंचते जा रहे हैं। रॉक से जो मिनरल्स हैं वो अच्छे से टूट टूट के अब खींच खींच के टॉप लेयर ऑफ सॉइल में पहुंचना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज कुछ अपना टाइम इतना ही था आज की क्लास में, तो यहीं पर आज रोकते हैं। कल सक्सेशन को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं, जल्दी वक्त के साथ और क्लासेस लेते जाएंगे। पर्पस बड़ा क्लियर है, इस महीने के आने वाले महीने में, अब मार्च लगभग खत्म होने वाला है, तो अप्रैल मिड टू अप्रैल एंड के बीच में आपको मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो खत्म करवा दूंगा। नोट्स की आप लोग डिमांड कर रहे हैं तो जल्दी मैं पाथ फाइंडर चैनल पे भी डाल दूंगा, अदरवाइज बाकी टेलीग्राम चैनल भी मेरे हैं, वहां भी ऑलरेडी पिछले नोट्स आपको मिल जाएंगे। कंटेंट लगभग वैसा ही होता है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जब भी अनअकैडमी पर आए यूज दी कोड KC10, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, एंड जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स जो भी हैं आप अपने सुझाव दें तो उसको मैं पढ़ता भी रहूंगा और आपके सुझाव के अनुसार चेंजेस भी लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। 11 बजे आज अनअकैडमी कॉम्बैट है KC10 कोड से, उसमें भी एनरोल होना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।